Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 31st January 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about test tube rhinos. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. Also helpful for environment questions and GS पेपर फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। देखते हैं कि इसमें क्या हाल फिलहाल में डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा दैट देयर आर 5 स्पीसीज ऑफ राइनोस फाउंड वर्ल्ड वाइड। उनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, अफ्रीकन राइनो एंड एशियन राइनो। अफ्रीकन राइनो के भी दो स्पीसीज हैं, ब्लैक राइनोस एंड वाइट राइनोस। एशियन राइनोस के तीन स्पीसीज हैं, सुमात्रन राइनोस, जावन राइनोस एंड ग्रेट वन हॉर्न राइनो या इंडियन राइनोस, जो हमारे असम में प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं। एशियन राइनोस की बात की जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें तीन स्पीसीज होते हैं, ग्रेट वन हॉर्न या इंडियन राइनो, जावन एंड सुमात्रन राइनो। जावन या सुमात्रन राइनोस की बात की जाए तो दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डेटा बुक, जबकि ग्रेट वन हॉर्न राइनो इज वल्नरेबल इन IUCN रेड डेटा बुक। वन हॉर्न राइनो इज फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन इंडिया, उसके अलावा नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर राइनोस पाए जाते हैं। ये देशों को कहा जाता है एशियन राइनो रेंज। इन देशों में सुमात्रन और जावन राइनो ज़्यादा पाए जाते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया में। इंडिया, नेपाल, भूटान में ये वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर अगर बात की जाए तो ओनली द ग्रेट वन हॉर्न राइनो इज फाउंड। अफ्रीकन राइनोस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ब्लैक राइनो एंड वाइट राइनोस। ब्लैक राइनोस की संख्या लगभग 6000 के आसपास है और ये सारे देश हैं जहां पे ब्लैक राइनोस पाए जाते हैं, खासकर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। जबकि वाइट राइनोस, उनकी संख्या अच्छी खासी है, 19,000 के आसपास है वर्ल्ड वाइड एंड दे आर लार्जर इन साइज। वाइट राइनोस आप देखेंगे तो दे आर बल्कियर इन साइज एंड दे आर कैटेगराइज्ड एज नियर थ्रेटेंड इन IUCN रेड डेटा बुक। एक बार सबको देख लेते हैं। ग्रेट वन हॉर्न राइनोस, इनकी संख्या एज पर दिस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय IUCN, इनकी संख्या है 4000 के आसपास। इंडिया, नेपाल, भूटान में मेनली पाए जाते हैं। सुमात्रन एंड जावन राइनोस, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इनकी संख्या काफी कम है। अब देखिए, वन हॉर्न राइनो की तुलना में वन हॉर्न राइनो इज वल्नरेबल। फिर ब्लैक राइनोस एंड वाइट राइनोस। वाइट राइनोस आर लीस्ट कंसर्न। अब आते हैं करेंट डेवलपमेंट पे। ये जो आप व्हाइट राइनोस देख रहे हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन ऑफ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीकन रीजन में पाए जाते हैं। दीज व्हाइट राइनोस आर बेसिकली नोन एज सदर्न व्हाइट राइनोस। लेकिन व्हाइट राइनो का एक दूसरा सब स्पीसीज भी हुआ करता था। इस व्हाइट राइनो का एक दूसरा सब स्पीसीज भी हुआ करता था जो नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता था। ये हो गया सदर्न व्हाइट राइनो, जिसको हम लोग जनरली व्हाइट राइनोस भी कह देते हैं, बट इसका एक दूसरा सब स्पीसीज नदर्न व्हाइट राइनोस भी हुआ करते थे। ये नदर्न व्हाइट राइनोस, दे आर द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल ऑन अर्थ। वाई सो? क्योंकि आज के डेट में ये बस दो ही बचे हैं, इनकी संख्या बस दो है। ये नॉर्मली नॉर्दर्न राइनोस, नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस पाए जाते थे इन साउथ सुडान रीजन एंड युगांडा। लेकिन हुआ क्या, इन द ईयर 2018 द लास्ट मेल ऑफ नॉर्दर्न व्हाइट राइनो आल्सो डाइड। द ओनली रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस आर टू फीमेल्स दैट आर फाउंड इन अ जू ऑफ केनिया। तो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो आप कह सकते हैं सदर्न व्हाइट राइनोस के आप एक दूसरे सब स्पीसीज हैं, काउंटर पार्ट हैं। ये साउथ में, वो नॉर्थ में, लेकिन इनकी संख्या बस दो बची है। द लास्ट टू नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस, नाजीन एंड फाटू इन ओएपिटेजा कंजर्वेंसी इन केनिया। नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों आए, क्या करंट डेवलपमेंट हुए हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न व्हाइट राइनो का जो लास्ट सर्वाइविंग मेल था, दैट आल्सो डाइड इन द ईयर 2018।
और मेल के डेथ के बाद द एक्सटिंक्शन ऑफ नदन व्हाइट राइनो वाज इनएविटेबल। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने, दुनिया के 20 साइंटिस्ट ने 2015 में ही नदन व्हाइट राइनो मेल्स के सीमेन को प्रिजर्व करके रख लिया था। और उस टाइम से ही दे वर ट्राइंग टू रीजनरेट द पॉपुलेशन ऑफ नदन व्हाइट राइनोस थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ क्लिनिक्स आपने भी कई सारे देखे होंगे, मूवी विकी डोनर में जैसे दिखाया है। तो द स्पर्म इज टेकन एंड द एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द लैब, जिसको हम लोग कई बार टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कहते हैं। देन द fertilized egg, which is embryo, basically is planted in a surrogate mother. That is IVF technology, in vitro fertilization. The same has been done with respect to northern white rhinos. 2015 में ही semen preserve करके रखा गया. Sperm was used to fertilize the egg from a female white rhino, and then the resultant embryo was planted in a female surrogate white rhino. काफी सारी कोशिशों के बाद again and again such attempts were made. Now finally the scientists have become successful, and last week only they announced that the first ever rhino was pregnant with a lab made rhino embryo, that too of this northern white rhino species. The world's first IVF rhino pregnancy announced for northern white rhino. अब इसको लेकर के एथिक्स पेपर में कैसे चर्चा हो सकती है वो भी जरा देखते हैं। ये जो अनाउंसमेंट्स हुए लास्ट वीक कि नदन व्हाइट राइनोस की पॉपुलेशन को वापस से रीजनरेट किया जाएगा बाय दिस इन विट्रो fertilization technique, and the first pregnancy has already happened. If somehow it appears to be a male rhino, then that will be better because it will help in further increasing the population of northern white rhinos. एथिक्स में क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है? देखिए, कई सारे कंजर्वेशनिस्ट एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस अप्रोच को कि मिलियन डॉलर्स खर्च करके आप ये प्रोजेक्ट कर ही क्यों रहे हैं? यू हैव invested so much resource and time and focus to save a species which was anyway on the brink of extinction, and even if you have saved it for the time being, it will not survive for long because you have not dealt with the real reason behind their declining population, that is uh, disintegration or fragmentation of their habitat. तो मेन चीज को तो आप एड्रेस कर नहीं रहे हैं और आप उसके पॉपुलेशन को रीजनरेट कर रहे हैं। तो इतना सारा पैसा आप rather than trying to redevelop or regenerate the population of an species that was already on the verge of extinction, ये पैसा अगर आप इस्तेमाल करते for conservation of the other species that are still surviving, तो इससे सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते बिकॉज उनकी अभी वायबल पॉपुलेशन है। इनके हैबिटेट को अगर फ्रैगमेंटेशन से अभी रोका जाए तो इनका सर्वाइवल और आप कह सकते हैं फ्लरिशिंग is more probable. So that is why this decision of in vitro fertilization of northern white rhino is being criticized. Ethics में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? You see, this current development test tube baby of white northern rhino is justified from deontological perspective. साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए फॉर कंजर्वेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस। हमारे कारण उनकी पॉपुलेशन गिरी है, सो नाउ वी शुड नॉट थिंक कि अगर उनके 2-4 पॉपुलेशन बचा भी ले तो क्या होगा। इफ टेक्नोलॉजी इज देयर वी मस्ट ट्राई टू कंजर्व ईच एंड एवरी स्पीसीज। टेलियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिकॉज टेलियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का जो कोर आइडिया है दैट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। So of course, if this amount of money was used for the larger number of rhinos, that would have been better. So from teleological perspective, the current development of IVF with respect to northern white rhino would be condemned. तो एक बार बोर्ड वर्क देख लेते हैं। 5 species of rhinos: African rhinos, black and white, Asian rhinos, Sumatran, Javan, and Indian rhinos. Northern white rhinos, subspecies of white rhinos, most endangered animal on the earth. Mostly found in South Sudan and Uganda. Last male died in 2018. 2 females survived in Kenyan zoo. Currently, scientists have maintained semen in 2015 and has been able to regenerate embryo and plant surrogate in a female.
थ्रू IVF टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर, क्योंकि करप्शन से तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं एथिक्स इंटीग्रिटी में, तो वहाँ के लिए ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विच इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन 1993 एंड बेस्ड इन बर्लिन, जर्मनी। और इसका मेन काम है कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे करप्शन से कॉम्बैट किया जाए, मतलब करप्शन को थोड़ा कम किया जाए। इसका मेन पर्पस यही है, इसी पर्पस से ये इंटरनेशनल एनजीओ बनाया गया है। और इस कारण से ये दो मेन रिपोर्ट पब्लिश करता है विथ रिस्पेक्ट टू करप्शन। एक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और दूसरा है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। दोनों में ही दुनिया भर के अलग अलग देशों में कितना करप्शन है, कितना लेवल है उसका, वो पब्लिश करने की ये कोशिश करते हैं। इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स published by Transparency International is the most prominent one with respect to corruption। हर साल जब ये रिपोर्ट आती है तो उसको काफी ध्यान से देखा जाता है, इसको काफी सिग्निफिकेंट माना जाता है। यू सी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हैज पब्लिश्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2023 रिसेंटली। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों को उनके यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर उन देशों में कितना करप्शन है उसके बेसिस पे उनको स्कोर दिया जाता है और रैंक दिया जाता है। If score is 0 या close to 0, that means the country is highly corrupt. If score is close to 100, that means country is very clean। पहले नंबर पे आया है डेनमार्क, उसका स्कोर है 90। तो इट इज नॉट 100% क्लीन बट येट वेरी क्लोज टू बीइंग अ क्लीन कंट्री। हर साल ये स्कैंडिनेवियन कंट्री टॉप पे रहते हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन। तो ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। पहले नंबर पे डेनमार्क, वहां पे करप्शन सबसे कम है दुनिया भर में। भारत की अगर रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया की रैंक है 93 और स्कोर है 39। तो रटने में हमारे लिए आसान हो गया। इंडिया इज रैंक 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज एज फार एज करप्शन इन पब्लिक सेक्टर इज कंसर्न एंड इंडिया स्कोर इज 39। अगर एशियन कंट्रीज में बात की जाए तो बेस्ट रैंक कंट्री इज सिंगापुर, और अगर साउथ एशिया में बात की जाए तो बेस्ट रैंक कंट्रीज भूटान, बेस्ट इन साउथ एशिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइनाज रैंक इज बेटर देन इंडिया। चाइनाज रैंक इज 78, better than that of India. India's rank was better last year. India was ranked 85 and this year we have further degraded and our rank has gone to 93। अभी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसमें they have also defined कि what do they mean by the term corruption. So the definition of corruption in corruption perception index by Transparency International is abuse of entrusted power for private gain। तो आपको जो भी अधिकार मिलते हैं, अथॉरिटी मिलती है, मान लीजिए कि आप एसीएस ऑफिसर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, तो उन अथॉरिटीज आपको दी गई हैं नॉट इन योर पर्सनल कैपेसिटी बट ऑफिशियल कैपेसिटी टू सर्व द सोसाइटी। और अगर आप उन कैपेसिटी का पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज करप्शन। तो ये है करप्शन का डेफिनेशन, और इसी डेफिनेशन के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर के अंदर कितना करप्शन है वो सर्वे करने की कोशिश करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और फिर वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है। देयर आर सम क्रिटिक्स ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑल्सो। एक तो सबसे पहले कि इसका मेथड काफी सब्जेक्टिव है या कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी या ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बट इसका जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जिसमें वो करप्शन के बेसिस पे रैंकिंग देते हैं, वो प्रोसेस ही ट्रांसपेरेंट नहीं है और काफी कॉम्प्लेक्स है, सब्जेक्टिव है। दूसरा, द सेकंड क्रिटिक इज कि दे मेजर करप्शन ओनली इन पब्लिक ऑफिसेज बट नॉट इन प्राइवेट ऑफिसेज। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन बेस्ड एनजीओ है। एम है इसका टू कर्ब करप्शन वर्ल्ड वाइड, डिफाइंस करप्शन एज अब्यूज ऑफ अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन्स। दो मेन रिपोर्ट पर पब्लिश करता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एंड ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर।
हाल फिलहाल में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 रिलीज हुआ है। इंडिया हैज बीन रैंक 93, स्कोर हैज बीन 39, फर्स्ट कंट्री इज डेनमार्क, बेस्ट रैंक इन एशिया इज सिंगापुर विच इज फिफ्थ, एंड साउथ एशिया बेस्ट रैंक इज भूटान। 0 अगर स्कोर हो तो हाईली करप्ट, 100 स्कोर हो तो हाईली क्लीन। लास्ट ईयर इंडिया स्कोर वॉज 85। Issues with corruption perception index is that it is very subjective and only accounts for corruption in public offices. The next topic is about climate change impact on tea industry. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए, टी का पहले सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। वैसे तो ये सब फैक्ट्स आप बेसिक फैक्ट्स जानते ही हैं। असम टी contributes to about 17% of world tea production and contributes more than 50% of India's tea production. But Assam tea is facing a major negative impact because of climate change. अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर किसी क्रेडिबल रिपोर्ट को कोट कर पाए, किसी क्रेडिबल सोर्स को कोट कर पाए, तो फिर हमारे आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये हाल फिलहाल में ये आर्टिकल आया है, तो यहाँ से नोट कर लेते हैं और मेंस में फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंने आपको कल बताया, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश की। मैंने आपको बताया कि गुवाहाटी के अंदर टी का 200 ईयर्स कंप्लीट होने का, आसाम टी का 200 ईयर्स कंप्लीट होने के कॉन्टेक्स्ट में 2 दिन का कॉन्फ्रेंस रखा गया। वहाँ पे टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट रखी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड ओवरऑल change because of the climate change leading to hot and increased humidity is having negative impact on tea production in Assam. उन्होंने कहा कि देखिए, टी क्रॉप्स को 30 डिग्री सेल्सियस टू 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही टेम्परेचर चाहिए होता है। एनी टेम्परेचर अबोव 30 डिग्री सेल्सियस और बिलो 13 डिग्री सेल्सियस आर हार्मफुल फॉर टी बूसेस। और उनको मिनिमम डे लेंथ चाहिए होता है 11 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टी क्रॉप्स की। और बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, दोनों ही चीजों में, टेम्परेचर में और डे लेंथ में काफी ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, एंड दैट इज लीडिंग टू डिक्लाइन इन टी प्रोडक्टिविटी। प्लस ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण अनटाइमली रेन होता है और उस कारण से पेस्ट्स की अटैक्स बढ़ रही है हाल फिलहाल। ऑल सच फैक्टर्स जो टी को चाहिए होता है, टेम्परेचर रेंज एंड डे लेंथ, दोनों ऑप्टिमम कंडीशन हाल फिलहाल में टी क्रॉप्स को मिल नहीं पा रहे हैं असम में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऐसा बताया टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ये आप जैसे ही मेंशन करेंगे तो योर आंसर विल बिकम बेटर कि अच्छा, किसी क्रेडिबल सोर्स को कोट किया जा रहा है। इस बेसिस पे टी का प्रोडक्शन घट रहा है। अगर टी देखा जाए आसाम के अंदर तो उसके 2 मेन फ्लशिंग सीजन होते हैं, मतलब 2 बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं। एक तो बिल्कुल जब मार्च महीने में गर्मी की शुरुआत हो रही होती है हल्की हल्की, और दूसरा फिर मेन समर शुरू होने से पहले। तो द फर्स्ट फ्लश, द अर्ली लीव्स दैट आर डेलिकेट एंड जेंटल which is harvested in mid March has been affected by changing rain pattern as per Toklai Tea Research Institute. आप देखिए, डाउन टू अर्थ नाम का एक पोर्टल है, न्यूज पोर्टल है, जहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते रहते। डाउन टू अर्थ में भी ये आया था कि क्लाइमेट चेंज इज रियल, असम टी डिड नॉट सी द सेकेंड फ्लश दिस ईयर। ये पिछले साल का है। अब देखिए, फर्स्ट फ्लश का प्रोडक्शन घट गया एज पर टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट। डाउन टू अर्थ कहता है कि सेकेंड फ्लश ठीक से हुआ ही नहीं लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑल सच थिंग्स हैव टू बी रिटेन, यू हैव टू मेंशन द सोर्स, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू प्रूव कि हाउ असम टी इंडस्ट्री इज सफरिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। दूसरा प्रॉब्लम जो हाल फिलहाल में सामने निकल करके आया है असम टी इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज, एक नया तरीके का बेवरेज मार्केट में पॉपुलर हो रहा है, वो है रेड टी। ये रेड टी बेसिकली साउथ अफ्रीकन ओरिजिन का है। ये टी है ही नहीं एसेंशियली, इट इज रूबोस प्लांट विच इज एसेंशियली नॉट टी, इट इज कैफीन फ्री, but it is being claimed as a medicinal beverages and which could be a good alternative to tea, ऐसा claim करके बेच रहे हैं। and this is becoming popular also, and that is why experts believe कि आने वाले दिनों में ये जो so called रेड टी है, इसको रेड टी से बिना
दूध वाली चाय मत समझिएगा, दिस रेड टी इज डिफरेंट. So called red tea coming from South Africa, which is essentially not a tea but a rooibos plant, can hamper tea market of Assam. So such things have to be written in answers. Enumerate the challenges faced by Assam tea industry. ऐसे सवाल तो जीएस पेपर 5 में आ ही सकते हैं. स्टिफ कंपटीशन एंड इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड इन वर्ल्ड मार्केट, उसमें तमाम चीज़ें लिखी है. केनिया से, श्रीलंका से कंपटीशन मिल रहा है, ऑर्गेनिक टी से कंपटीशन मिल रहा है, रेड टी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, क्लाइमेट चेंजेस के इश्यूज लिखिए. फिर वहाँ पे आप टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट डाउन टू अर्थ मेंशन कीजिए. लो वैल्यू एडिशन एज पर ILO. द मोमेंट यू कोट सम सोर्स, सम डेटा, योर आंसर बिकम्स बेटर. अदरवाइज एवरीवन नोज कि कंपटीशन है, वैल्यू एडिशन कम है, हेल्थ इंपैक्ट है, बट द मोमेंट यू राइट कि देयर आर सर्टेन पेस्टिसाइड्स लाइक साइपरमेथ्रिन, मोनोक्रोटोफोस, जो इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्प्रेइंग पर्पस एज पेस्टिसाइड, इट हैज अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स हेल्थ एज वेल एज कंज्यूमर्स. द मोमेंट यू राइट सम स्पेसिफिक नेम, योर आंसर बिकम्स बेटर. Climate change impact on tea industry, report by Toklai Tea Research Institute. Tea requires temperature between 30 degrees Celsius to 13 degrees Celsius and minimum day length of 11 hours 15 minutes. But due to climate change, there the temperature and rainfall fluctuations are there. Pest attacks are also on the rise. Both first and second flush productions have gone down. Another challenge is being faced in the form of red tea. Robos plant from South Africa known as red tea is taking market of Assam tea. The next topic is about Meghalaya new state anthem. This topic is important from prelims exam point of view. Prelims आ रहा है तो हाल फिलहाल में ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं. हो सकता है यहाँ से सीधा सीधा वो प्रश्न बना के दे दे. तो आपको पता है कि हाल फिलहाल में मेघालय ने अपना 52nd स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया 21 जनवरी को. हमने डिस्कस भी किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में. तो उस दौरान उन्होंने अपना एक स्टेट एंथम रिलीज करने का फैसला किया था, लगभग 2 मिनट का स्टेट एंथम. बट द एंथम वाज फीचर्ड ओनली इन 3 लैंग्वेजेस, खासी, गारो एंड इंग्लिश. अब वहां पे जयंतिया ट्राइब के लोगों का जो लैंग्वेज है, नार लैंग्वेज, दैट वाज नॉट यूज्ड. उस पे एंथम बनाया नहीं गया, उस लैंग्वेज में एंथम बनाया नहीं गया. तो ये जो एंथम रिलीज की बात थी ऑन 21 जनवरी 52nd स्टेटहुड डे पे, उसको लास्ट मोमेंट में होल्ड कर दिया गया बिकॉज द गवर्नमेंट रियलाइज कि जयंतिया लैंग्वेज में तो बना नहीं है, विच इज एसेंशियली नोन एज नार लैंग्वेज, उसमें तो हमने बनाया नहीं है. तो हो सकता है कि कुछ प्रोटेस्ट हो, कुछ डिस्टर्बेंसेस हो, तो इस कारण से सरकार ने अभी के लिए एंथम रिलीज पे होल्ड लगा दिया. प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसेंटली रिलीज्ड और इज प्लानिंग टू रिलीज इट्स ओन स्टेट एंथम. राइट, ऐसे सवाल तो आ ही सकते हैं. आंसर वुड बी मेघालय. 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वर्ल्ड एल्डर्स. दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, ट्राइएनियल कॉन्फ्रेंस, 8th ट्राइएनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड एल्डर्स संयोग से इस बार आसाम के अंदर हुआ है, इन डिब्रूगढ़, शिक्षा वैली स्कूल कैंपस इन डिब्रूगढ़. and this has been conducted by International Center for Cultural Studies. ये जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज है, इसने हाल फिलहाल में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वर्ल्ड एल्डर्स कराया है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन दिस ईयर फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. मुझे लगता है सीधा सीधा ऐसा सवाल पूछ लेगा. राइट, इसका जवाब तो आप नहीं देंगे, लेकिन प्रीलिम्स में जब आएगा तो ध्यान रखिएगा. ये recently concluded 8th International Conference of World Elders was conducted in which city of Assam, right? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पे कल प्रश्न था. अंडर द स्कीम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइडेड ऑन ईच ग्रेड ऑफ सब्सिडाइज्ड फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइजर एक्सेप्ट फॉर यूरिया. दैट इज ट्रू. यूरिया के लिए कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम होता है. द सब्सिडी विल बी डिसाइडेड बाई एनुअली by Department of Fertilizer. That is wrong. It is decided by Cabinet Committee on Economic Affairs. World neglected disease, mostly tropical and infectious disease. That is true, but malaria and tuberculosis are not part of this neglected disease. That's all from our side for today. Thanks for watching.